नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कुछ ही घंटे रह गए जब तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है और उसके बाद 10 तारीख को जनादेश आएगा। ये पता चल जाएगा कि बिहार का अगला निज़ाम कौन होगा, बिहार की जो चुनावी फिजा है वो किस करवट बैठती हुई दिखाई देगी। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी चरण के खत्म होते होते सूबे के 15 साल के मुख्यमंत्री, जिनका 15 साल का शासन बिहार में रहा, एक बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब इस बयान के क्या मायने हैं, क्या आखिरी चुनाव कहकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बिहार में है, 15 साल से नीतीश कुमार शासन में है, तो उसका जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है जब बहुत समय तक कोई पार्टी सत्ताधारी दल के तौर पर काम करती है, क्या एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर नीतीश कुमार का ये बयान है? राजनीतिक फिजा इससे किस तरीके की बन रही है? क्या इस बयान के सियासी मायने हैं? हालांकि जेडीयू ने सफाई भी दी है, लेकिन आरजेडी कह रही है, हम तो लगातार कह रहे हैं डे वन से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरअसल थक गए हैं। जेडीयू सफाई दे रही है, लेकिन आरजेडी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान पर अब वही बात दोहराती हुई नजर आ रही है कि अब चाचा जी तेजस्वी का जो बयान आया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरअसल थक गए। पंकज कुमार हमारे सहयोगी हैं, लगातार बिहार की चुनाव की इस कवरेज को कर रहे हैं और चुनाव की राजनीति को भी बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं और इस चुनाव में 2020 में आवाम की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। तो सीधा रुख कर रहे हैं, मेरे सहयोगी पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, चुनाव प्रचार का आखिरी चरण और कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, क्या मायने निकाले जाएं तब जब ये लगातार कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है? क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिश है या फिर हमें इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक गए हैं? आप बिहार में मौजूद हैं, आवाम की नब्ज को आप टटोल रहे हैं, एक एक लोगों से आपकी मुलाकात होती है। अब जब ये बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आया है सामने, अब लोगों के मन में किस तरीके की चर्चा है या सियासी फिजाओं में किस तरीके की बातचीत हो रही है? नीतीश कुमार के ये कहने का मतलब कि ये मेरा अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला, इसके कई मायने सियासी हलकों में निकाले जा रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा कल कहा और मीडिया में जैसे ही इस बात को प्रचारित किया गया, उसके बाद से उनके कई समर्थकों में इस बात को लेकर के बेचैनी बढ़ गई। वही अगर विपक्ष की बात करें तो उन लोगों ने इस बात का मतलब ये लगाना शुरू कर दिया कि ये नीतीश कुमार ने एक भावनात्मक कार्ड खेला है, अंतिम चुनाव बता करके वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका ये एक हथकंडा है जिसका इस्तेमाल वो वोटर्स को लुभाने के लिए कर रहे हैं, पर इसका परिणाम कोई अच्छा आने वाला नहीं है। वोटर्स ने अपना मन बना लिया है, वो परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन की लहर पूरे बिहार में दिखाई पड़ रही है। लेकिन विवेक, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार के तमाम स्पीच को सुने, तमाम सभाओं में आप जाएं तो उन्होंने क्या कुछ किया है बिहार के लिए पिछले 15 साल में और आगे 5 साल में वो क्या करने की इच्छा रखते हैं, उन तमाम बातों को वो जनता के सामने रखते हैं। वो बड़े ही बेबाकी से कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है, रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किया है, सड़कें कैसी बनाई हैं, सामाजिक कल्याण योजनाएं कितनी चलाई हैं, महिलाओं की भागीदारी के लिए उन्होंने क्या किया है और शराबबंदी उन्होंने किया तो उसके पीछे उनका असली मकसद क्या था। तो जाहिर तौर पर इन तमाम बातों का वो जवाब देते हैं और उसके बाद जब वो अगले 5 साल की बात करते हैं तो उसमें वो ये कहना नहीं भूलते कि कैसे अब शहरों और गाँव के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देंगे, किस तरह से मवेशी के लिए भी वेटनरी हॉस्पिटल बनाएंगे, कैसे सौर ऊर्जा से गांव की गलियों में, सड़कों पर जो सौर ऊर्जा से रोशनी दिखेगा। तो जाहिर तौर पर इस तरह की वो तमाम बातें करते हैं। मैं आपको ये बताऊं विवेक, लेकिन उनका ये कहना कि अंत भला तो सब भला का साफ मतलब है कि ये तीसरा चरण का अंतिम दिन था कल और प्रचार का अंतिम समय भी था। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भाई, मैं अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बन करके आपके लिए ये सब कुछ करना चाहता हूँ। आप ज़्यादा संख्या में आएँ, हमें वोट दें, हमें फिर से जिताएं और अगले 5 साल तक आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, इसको आप भावनात्मक कार्ड कह सकते हैं, इससे
इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि 15 साल उन्होंने विकास के लिए समर्पित किया है और अगला 5 साल भी वो विकास के लिए ही समर्पित करना चाहते हैं, जिनका खाका उन्होंने जनता के सामने, सबके सामने रख दिया है। तो जाहिर तौर पर 5 साल का और उन्हें मौका दिया जाए ताकि जो विकास को उन्होंने मूर्त रूप दिया है, विकास की गति को जो आगे बढ़ाया है, उसको अंजाम तक पहुंचा सके। पंकज जी, क्यों ना कहा जाए कि दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये एक भावनात्मक कार्ड खेला है, और वो भी तब जब चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में कुछ घंटे रह गए थे और अब तो वोटिंग का समय नज़दीक है और 10 तारीख को जनादेश आ जाएगा। क्या ये भावनात्मक कार्ड है जो लगातार, हालांकि जेडीयू ने इस पर सफाई दे दी है, या फिर उसे तेजस्वी यादव के उन आरोपों से जोड़कर देखा जाए? सियासी तौर पर किस तरीके से इस बयान का मूल्यांकन हो रहा है? आप इसे डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कहते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सियासी पार्टियाँ जब चुनाव अंतिम चरण में होता है और 1-2 दिन के बाद मतदान होता है, तो सियासी पार्टियां अपना सब कुछ झोंक देना चाहती हैं। उन्हें जब ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें कर के और अगर कुछ इमोशनल कार्ड भी खेला जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये सियासी गणित है विवेक। जहां तक इस बात का कहना कि क्या उनको ऐसा लग रहा है कि क्या वो हारने वाले हैं, वो हार चुके हैं और उन्होंने डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज किया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि दूसरे चरण के बाद से जो एनडीए के नेता हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ है और वो तुलना कर रहे हैं साल 2015 से। नीतीश कुमार खेमे से भी ये बात आ रही है कि सरकार उनकी बन रही है, लोग उनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं, और जिन्हें हम सालों से साइलेंट वोटर्स कहते हैं उनका रुख नहीं बदला है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के कैंप का कॉन्फिडेंस अभी तक हिला नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। हाँ, ये बात और है कि तेजस्वी यादव की सभाएं में बहुत सारी भीड़ आ रही है, लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, तेजस्वी की लोकप्रियता की बात सामने आ रही है, क्योंकि उनकी जनसभाओं में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिला है। पर मैं आपको बता दूं कि कल मैं उनके प्रवक्ता से बात कर रहा था और इस बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि यही फ़र्क होता है एक स्टेट्समैन और पॉलिटिकल लीडर में। ये जो इन्होंने बोला है नीतीश कुमार, उसका साफ मतलब है कि ये दिखाता है कि उनका स्टेट्समैनशिप किस तरह का है, वो हमारे किस तरह के नेता हैं। तो जाहिर तौर पर वो ये कहना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार अपने वादों के पक्के हैं, उन्होंने हर चुनाव में जो वादा किया है अगली बार जनता के सामने तभी आए हैं जब उस काम को उन्होंने पूरा किया है। पहला 5 साल की बात करें तो सड़क और अपराध पर उनका मुख्य फोकस था, सड़क और अपराध। दूसरे 5 साल की बात करें तो उनका फोकस बिजली पर था और वो चुनाव जीतकर भी आए। और तीसरी बार जो है सो बिहारी अस्मिता की बात थी, जब उनके डीएनए को लेकर के सवाल उठाया गया था और उस समय चुनावी गणित पूरी तरह से बदल गया था, जब राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ थे और जो नरेंद्र मोदी की के रथ की गति, विजय की गति जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ते जा रही थी, उन लोगों को रोकने में ये कामयाब हो पाए थे। तो नीतीश कुमार अंतिम चरण के अंतिम घंटे में, अंतिम दिन प्रचार में उन्होंने ये कह करके जरूर सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दिया। पर मैं आपको ये बता दूं कि इसका साफ मतलब ये है कि आप मुझे 5 साल का वक्त और दें और मैं जो काम किया हूं उसको मूर्त रूप दे करके एक्टिव पॉलिटिक्स से विदा ले सकता हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने लिए वोट नहीं मांगूंगा। उनके कहने का ये मतलब है विवेक। इसलिए इसको कतई ये नहीं समझा जाना चाहिए कि डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर सियासी पार्टियां चुनाव के अंतिम समय में ऐसा दाव जरूर खेलना चाहती है जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स वोट कर सके और वो सत्ता तक पहुँच सके। लेकिन पंकज जी, हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना काल का ये पहला चुनाव, और कोरोना काल के इस पहले चुनाव में जब तमाम बातें कही जा रही हैं कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए, बिहार के चुनाव में ये नहीं देखा गया। खासकर जब हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं, ये बात ठीक है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी, भीड़ बेलगाम होती हुई दिखी। और अभी तो जो लास्ट उनकी रैली हुई जिसमें वो गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन वहाँ पर इतनी अव्यवस्था फैल गई कि उन्होंने भाषण भी नहीं दिया। ये जो भीड़ है, इस भीड़ का लब्बो लुआब क्या कहता है? आप तो चूंकि ज़मीन पर हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं,
क्या मानकर चला जाए कि भीड़ तो हमने लोकसभा चुनाव में भी बहुत देखी थी, क्या भीड़ वोटों में तब्दील कर पाएंगे तेजस्वी यादव? आवाम क्या कह रही है? जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का क्या कहना है? देखिए विवेक, तेजस्वी यादव की रैली का जहां तक सवाल है तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी एक भी रैली ऐसी नहीं देखी गई जिसमें अपार भीड़ नहीं हो। लोगों के लिए पांव रखने की जगह वहां पर नहीं रहती है। मैं भी कई रैलियों में गया हूं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और जो लोगों की दीवानगी होती है वो देखते ही बनता है कि किस तरह से लोग तेजस्वी यादव के लिए दीवाना दिखते हैं। लेकिन विवेक, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनके जो वोटर्स हैं, खास करके यादव जाति के लोग और मुस्लिम जाति के लोग, जो पहले ये कहा जाता था कि माई समीकरण के तहत उनका माई समीकरण बहुत पुख्ता है, पर मैं आपको ये बताऊं कि माई समीकरण की जहां तक बात है, वो पिछले लोकसभा में भी उनके चुनाव में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती थी, लोग आते थे, पर उससे कहीं ज़्यादा इस बार उनकी सभाओं में भीड़ देखने को मिल रहा है, जो ये दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। पर ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है कि क्या इस चुनाव में आने वाले वो कौन से लोग हैं, वो युवा जो इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं, वो किस मंशा से यहाँ पर आ रहे हैं? क्या उनकी ये भीड़ जो है वोट में तब्दील होगी? जाहिर तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा और अगर ऐसा हो पाता है तो निश्चित तौर पर इस चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में जाएंगे और वो बेहद लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरेंगे। शायद जो उनके पिता की चाहत रही होगी कि उनके जगह को तेजस्वी यादव ही भरें, तो अगर ये जो मतदान उनके पक्ष में जाता है तो जाहिर तौर पर उनके पिता की चाहत जरूर पूरी होगी। लेकिन बड़ा सवाल वही है विवेक कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? इस पर सबकी निगाहें हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ हो रहा है उसको लेकर के सहसा ही कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि तेजस्वी जल्द ही विजयश्री पताका लहराने वाले हैं, फहराने वाले हैं और वो एक ऐसा बिहार को युवा मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार की ज़्यादातर सभाओं में भीड़ देखने को मिलता है। अगर 2015 की भी बात करें तो प्रधानमंत्री की सभा में अपार भीड़ उमड़ती थी और इसीलिए बीजेपी के नेता कहा करते थे कि निश्चित तौर पर जो है वोटर्स हमारे पक्ष में हैं और हम जीतने वाले हैं। ये बात और है कि उस समय बीजेपी अकेला चुनाव लड़ रही थी, उनके साथ नीतीश कुमार नहीं थे, जेडीयू के साथ कोई गठबंधन नहीं था। तो जाहिर तौर पर लोगों को अब कुछ ही दिन का इंतजार रह गया है, 10 तारीख को फैसला आने वाला है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाता है? क्या ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग जो है क्या उसका वोट तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट हो पा रहा है? क्या उनका मोह जो है नीतीश कुमार से भंग हो गया है? क्या उनका मोह एनडीए से भंग हो गया है? इन तमाम सवालों के जवाब 10 तारीख को जरूर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जहां तक तेजस्वी यादव की सभा की बात है तो उनकी सभाओं में भीड़ को देख करके कहा जा सकता है कि तेजस्वी बिहार के बेहद लोकप्रिय नेता हो चुके हैं। पंकज जी, यूं तो दशकों तक हमने देखा जब बिहार का चुनाव भी रोटी कपड़ा और मकान पर लड़ा गया, लेकिन इस बार का चुनाव हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। अब जेडीयू को तो इसकी कोई काट नहीं सूझी। हमने देखा कि जेडीयू ने सवाल भी उठाया कि कहां से आएगा पैसा। बीजेपी कह रही है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। ये 10 लाख सरकारी नौकरी बनाम 19 लाख रोजगार, पब्लिक किस तरीके से ले रही है? आप तो लोगों के बीच में रहते हैं, उनके बीच किस तरीके की चर्चा है? क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा मुद्दा नजर आया इस पूरे चुनाव में, अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है? जहां तक बेरोजगारी के मुद्दे का सवाल है तो जाहिर तौर पर आप तेजस्वी यादव की तमाम सभाओं में जाएं। जो लोग भी गए हैं, मैं भी गया हूं और मैं उसके बारे में बात करूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि बेरोजगारी के मुद्दे को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। दूसरा एक बात और उन्होंने उठाया है वो ये है कि उनकी पार्टी जो आरजेडी है वो A to Z की पार्टी है, क्योंकि तेजस्वी यादव को ये समझ में आ गया है कि सिर्फ
माई के सहारे वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं और लोकसभा चुनाव उनके ठीक सामने है, उसका परिणाम उनके ठीक सामने है। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी अब सभी जाति धर्म की पार्टी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जो राष्ट्रीय जनता दल का इम्प्रेशन इतने सालों से रहा है कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, तो उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है तो निश्चित तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार देने की वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए भी 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। बीजेपी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि तेजस्वी की सभा में जब भी वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं तो ज़बरदस्त रिस्पांस पब्लिक की तरफ से मिलता है। विवेक, यही तो चुनाव में देखने को मिलता है, यही दिलचस्प बातें होती हैं कि कौन सा नेता क्या कहता है, कब कहता है और उस पर जनता कितना भरोसा दिखाती है। और ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ही वो 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं, कहते हैं जैसे ही वो पहला कैबिनेट में बैठेंगे, पहला डिसीजन वो इसी बात पर लेंगे, तो जाहिर तौर पर इसका रिस्पांस उनको ज़बरदस्त मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार भी अब दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपने 15 साल में 6 लोगों को रोजगार दिया है, जबकि लालू प्रसाद 15 साल में महज 94,000 लोगों को रोजगार दे पाए थे। तो वो ज़बरदस्त तरीके से आरजेडी को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों की बात करें, भीड़ की बात करें, तो तेजस्वी की इस बात पर भीड़ का अपार समर्थन मिलता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो जो भीड़ है और वो क्या वोट में तब्दील होता है। ये 10 लाख लोगों को रोजगार की बात क्या एक्रॉस द कास्ट लाइंस जाता है? क्या जो बहुत सारी जातियां जो आरजेडी के विपक्ष में पिछले कुछ सालों से मतदान करती आई हैं, क्या उनके युवा तेजस्वी पर भरोसा करते हैं? जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल होगा। इसीलिए परिणाम के ऊपर सबकी निगाहें हैं, सबका इंतजार है और जाहिर तौर पर अगर तेजस्वी जीतते हैं तो ये जरूर कहा जा सकता है कि रोजगार जो उन्होंने प्रमुख तौर पर उभारा है, इस पूरे चुनाव में उठाया है, जाहिर तौर पर जनता का उनको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। पंकज जी, सीमांचल के जिन 78 सीटों पर अब वोटिंग होनी है, अगर 2015 का चुनाव हम देख रहे हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस 9 सीटें तो अकेले अपने दम पर वहां पर लाती हुई दिखाई दी थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जहां तक सीमांचल का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पिछले 2 सप्ताह से यहां पर लगातार डेरा डाले हुए हैं। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है तो उनकी भी सभाएं यहाँ पर हो चुकी है। कांग्रेस का जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दिखा इस पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ये मान बैठी है कि इस चुनाव के बाद उनका प्रदर्शन साल 2015 से भी बेहतर होने वाला है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के छोटे बड़े नेता, तमाम नेताओं ने जिस तरह से यहाँ पर कैंप किया है, ये साफ ये बताता है कि उनके लिए सीमांचल की सीटें कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो यहाँ पर क्यों जीतना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद भी 39 सीटें एनडीए को मिली थी और 1 सीट जो कांग्रेस को मिला था वो सीमांचल से ही मिला था। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की बहुत सारी उम्मीदें इस चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि सीमांचल में और जो ये लास्ट चरण है जिसमें 78 सीटों पर चुनाव होना है, उस पे जनता जो है कांग्रेस पर भरोसा करेगी, क्योंकि जनता को परिवर्तन की दरकार है, जनता परिवर्तन की मांग कर रही है। और रणदीप सुरजेवाला लगातार जब वो हमसे बात कर रहे थे, हमारे इंटरव्यू में भी कहा था कि नीतीश और मोदी की सरकार टायर और रिटायर्ड हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर क्या ये वाकई टायर और रिटायर्ड हो चुकी है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि कांग्रेस को, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी यहां पर लगातार पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से लगातार कैंप कर रहे हैं और उनकी ये मांग रही है कि आप किसी डर में मत आइए, आप इसलिए वोट मत करिए कि कौन बीजेपी को हराएगा और जो हराएगा उसके साथ जाकर के आप वोट कर दीजिए। आप अपनी जनसंख्या के हिसाब से सत्ता में भागीदारी मांगना सीखिए। और इसीलिए वो पूरे बिहार की बात करते हुए कहते हैं कि 17% आपकी आबादी है और आप
देख लीजिए आपकी भागीदारी क्या है। तो असुद्दीन ओवैसी की भी सभा को आप देखें तो यहाँ ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रहा है, मुस्लिम तबका उन पर भरोसा जता रहा है। ये बात और है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आएगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ विवेक कि जिस तरह से यहाँ पर मामला पूरी तरह से ट्रायंगुलर हो चुका है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है और तीसरा असुद्दीन ओवैसी का खेमा भी है। हाँ, कुछ सीटों पर एलजेपी भी है, जैसे पूर्णिया का कस्बा, सुपौल का एक और सीट है परसा। इन सीटों पर एलजेपी भी डोमिनेंट फैक्टर दिखाई पड़ रहा है, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है और सीधे कॉन्टेस्ट में नज़र आ रहा है। पर अगर कांग्रेस की बात करें और जिस तरह से कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं की भरमार यहाँ पर दिखी है सीमांचल और कोसी इलाके में, इससे साफ ये मालूम पड़ता है कि किस तरह से कांग्रेस इन इलाकों में अपने जीत के प्रति पूरी तरह से मेहनत कर रही है और उसके बाद आश्वस्त भी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब चूंकि तीनों चरणों का चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम गया है, अब वोटिंग का इंतज़ार है और उसके बाद इंतज़ार है 10 तारीख का, जब नतीजे आएंगे ये पता चल जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सत्ता किसके हाथ आने वाली है। लेटेस्ट अपडेट के लिए, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।